तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, एक नई सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हेडिंग में लगा ही दिए हैं। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, तो हिस्ट्री के बारे में देख रहे थे। इन डिटेल हमने हिस्ट्री पढ़ाया, मेडाइवल पढ़ाया, मॉडर्न पढ़ाया, एंशिएंट पढ़ाया। सबसे पहले हमने एंशिएंट पढ़ाए थे, मेडाइवल पढ़ाया, मॉडर्न पढ़ाया, थोड़ा सा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाए हैं, और थोड़ा सा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री बच भी गई है, और साथ से दक्षिण भारत का इतिहास जो है वह बच गया है। तो 2 से 3 लेक्चर आपका हिस्ट्री पर है, वह भी क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। आज जो है क्या करते हैं, ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिखते चलिएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी से जो सवाल है वह अच्छा खासा बन जाता है, समझ में आ रही है बात। वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं के बराबर बनता है, और यही कारण है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ करके और यह ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे 2 से 4 दिन में, वर्ल्ड हिस्ट्री भी क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, एक नई टॉपिक ज्योग्राफी, ठीक है, एक नई सब्जेक्ट लगा लीजिए। दूसरा कॉपी बनाना है तो बना लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी में देखो बहुत अच्छा बात बताएंगे, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में सबसे पहले बात होता है आपका क्या, एस्ट्रोनॉमी का, और उसके बाद में एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है क्या, खगोल विज्ञान। समझ में आ रही है बात, खगोल विज्ञान। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो खगोल के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी होता है, इसको बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान। समझ में आ रही है, जो पंडित जी बताते हैं, ज्योतिष विज्ञान हो गया। उसके बाद में चौथा तीसरा लिख लो क्या, जियोलॉजी। जूलॉजी अलग है, जियोलॉजी की हम बात बोल रहे हैं, जियोलॉजी बड़ा कैपिटल लेटर लिखो, जियोलॉजी। उसके बाद में पेडोलॉजी होता है, मिट्टी वाला, पेडोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में 5वां लिख लीजिए क्या, जियोग्राफी। समझ में आ रही बात, टोपोग्राफी लिख लो, टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। और 6ठा लिख लीजिए क्या, आपका जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। तो सुनो, जियोग्राफी में जो है ना, जिसको भूगोल बोलते हैं, जियोग्राफी को समझ में आ रही है, तो जियोग्राफी जो है आप डायरेक्ट नहीं जाइएगा। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी को पढ़ना पड़ता है, फिर एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना पड़ता है, जियोलॉजी को पढ़ना पड़ता है, पेडोलॉजी को पढ़ना पड़ता है, टोपोग्राफी को पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप पढ़िएगा क्या, जियोग्राफी। समझ में आ रही है। इसमें फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, 7वां लिख लो, क्या लिखिएगा, इंडियन मैप थोड़ा सा लिख लो, मैप के बारे में पढ़िएगा, नक्शा के बारे में। उसके बाद में 8वां लिख लो, वर्ल्ड मैप पढ़िएगा, ठीक है। सब बताएंगे जी, ध्यान से समझते चलिएगा, वर्ल्ड मैप। 9वां लिख लो, थोड़ा सा ग्लोब वगैरह को भी दिखा देंगे, ठीक है, ग्लोब। और इसी तरह से क्या हो जाएगी, आपका समाप्त हो जाएगी, ठीक है। पर्वत पहाड़ सब इसी में लपेट लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आपको जियोग्राफी में बताएंगे, इतना टॉपिक बताना है। तो इसीलिए मेरे दोस्त बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे क्या, एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमी से जो है ना बीपीएससी हो जाए चाहे यूपीएससी हो जाए, ठीक है, जो भी आपका स्टेट लेवल पीसीएस लेवल का हो चाहे आपका सेंटर लेवल का हो, उसमें सवाल एकदम आराम से बनता है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमी में सबसे पहले क्या पढ़ना, एकदम प्यार से बताएंगे, ध्यान से समझते चलना। एस्ट्रोनॉमी में जो है ना आपका खगोल विज्ञान, ठीक है। और खगोल विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आ रही है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका तारा, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, हम मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आती है, ठीक है। तारा, तारा का मतलब होता है स्टार, ठीक है। स्टार क्या होता है, स्टार का मतलब होता है जिसका खुद का प्रकाश हो, खुद का लाइट हो, उसी को हम लोग बोलते हैं तारा, ठीक है। जिसका क्या हो, जिसका खुद का प्रकाश, खुद का प्रकाश एवं हीट हो। समझ में आई बात, उसी को क्या बोला जाता है, स्टार बोला जाता है। ध्यान से समझते चलना, और नोट में बात लिख लीजिएगा क्या, कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होती है। और यही कारण है कि चंद्रमा जो है ना वह दिखता है। समझ में आ रही है बात। तो क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है, तो ना। तारे के पास अपना प्रकाश है, तो हाँ। समझ में आ रही है बात। तो चंद्रमा के पास, मून बोले तो उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना लाइट है ही नहीं, अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। और यही कारण है कि चंद्रमा जो है ना वह क्या होता है,
चमकता है, ठीक है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है लेकिन फिर भी वह चमकता है, क्यों? क्योंकि वह सूरज की प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है और यह चमकता है, ठीक है। क्या दिन में चंद्रमा नहीं होते हैं? तो होते हैं। सूरज का प्रकाश जो है ना वह ज्यादा होता है और चंद्रमा का प्रकाश जो है वह कम होता है, जिसके कारण चंद्रमा नहीं दिखते हैं, सूरज दिखता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल बताते हैं कि सुबह के समय या आप दोपहर के समय या दिन में, सीधा सीधी बात, सूरज क्या है, निकला हुआ है और उसके बाद में आप क्या करिए, बल्ब जला दीजिए तो बल्ब का लाइट दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? सूरज के प्रकाश के आगे वो बल्ब दिखेगा हो ना दिखेगा। और यही कारण है कि चंद्रमा जो है ना दिन में नहीं दिखता है, रात में सूरज नहीं होते हैं और चंद्रमा आराम से दिख जाता है, ठीक है। सुनो, जिसका खुद का प्रकाश हो एवं हीट हो वह तारा होता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, प्रकाशित होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश न है, ठीक है। अब सुनो, कहानी समझते चलिएगा कि तारा का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए कि तारा आखिरकार बना कहां से। तारा के बारे में तो कहानी हमने बताया, तो तारा कहां से आया हो? तारा का निर्माण होता है कि सबसे पहले तारा क्या है, या छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, रेयर गैस से बना होगा। समझ में आ रही है बात? या छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। तारा किससे बना है? तो तारा जो है ना यह रेयर गैस से बना हुआ है। ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे रेयर गैस है, पार्टिकल है, और यही से क्या हुआ है, तारा बना हुआ है। ग्रेविटेशन के कारण एक दूसरे को खींचते हैं और खींच करके क्या कर देते हैं, यह निहारिका का निर्माण करते हैं, नेबुला का निर्माण करते हैं, ठीक है। सुनो, तो तारे का निर्माण क्या है? तो तारे जो है ना यह किससे बना होता है? यह है रेयर गैस। रेयर गैस बोले तो क्या हो जाएगा, विरल गैस, ठीक है। विरल गैस से बना होता है, से बना होता है, ठीक है। विरल गैस से क्या होता है, यह बना होता है। समझ में आ रही बात? यह रेयर गैस विरल गैस से बना होता है। ध्यान से समझना। एग्जांपल बोले, यह जो है ना आपका रेयर गैस है, ठीक है। यह छोटे छोटे पार्टिकल है यूनिवर्स में। डायग्राम समझते चलना। यह क्या है? तो यह रेयर गैस है, ठीक है। यह रेयर गैस है। कैसे होगा? तो यहां पर रेयर गैस यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। यह सब क्या है? यह रेयर गैस है, ठीक है। यह रेयर गैस है और यह ग्रेविटेशन के कारण एक दूसरे को खींचेगा ना, ठीक है। यह खींचेगा, यह खींचेगा, यह खींचेगा, सब जो है ना यह गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या करेगा, खींचेगा। और खींच करके क्या करेगा, एक जगह कलेक्ट कर देगा और कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, यह निर्माण कर देगा किसका? तो तारा का निर्माण कर देगा, जिसको हम लोग नेबुला कहते हैं, ठीक है। तो यह रेयर गैस का बना होता है, रेयर गैस से बना होता है एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के कारण आकर्षित होते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होते हैं एवं तारा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तारा का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे नेबुला कहा जाता है, जिसे नेबुला बोले तो क्या हो जाएगा, इसको निहारिका, ठीक है, जिसको निहारिका कहा जाता है, ठीक है। अब सुनो, निहारिका कहा जाता है, ठीक है। यह रेयर गैस का बना होता है एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं एवं तारा का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, नेबुला कहा जाता है। तो धीरे धीरे यह गैसेस पार्टिकल जो है ना यह क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अट्रैक्ट होगा, यह तारा का निर्माण करेगा और आग पकड़ लेगा, ठीक है। आग पकड़ने के बाद यह क्या करने लगेगा, विस्फोट करने लगेगा, रेड जिंट का निर्माण कर देगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलना। अट्रैक्शन के बाद क्या होता है, यह तारा अभिनव लिखोगे नहीं, निहारिका, ठीक है। निहारिका के बाद निहारिका, अभिनव तारा जो है ना वह अलग है। कोई भी तारा सूरज से बड़ा या छोटा उसको अभिनव तारा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, निहारिका के बाद तारा आग पकड़ लेता है, एवं लाल दानव का निर्माण करता है, लाल दानव का निर्माण करता है, ठीक है। लाल दानव का निर्माण करता है। लाल दानव को हम लोग बोलते हैं रेड जिंट, ठीक है। रेड जिंट का क्या करता है, निर्माण करता है। धीरे धीरे देखो यह गैसेस पार्टिकल आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, यह आग पकड़ लेगा और आग पकड़ने के बाद क्या करेगा, लाल दानव का निर्माण करेगा, ठीक है। लाल दानव का यह क्या कर दिया, निर्माण कर दिया, क्योंकि इसके अंदर का हाइड्रोजन जो है ना वह हीलियम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर की हाइड्रोजन जो है वह हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सवाल पूछता है कि तारे का जो है ना
कौन सा गैस जो है किस में कन्वर्ट होता है, तो हाइड्रोजन जो है ना यह हीलियम में कन्वर्ट होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रोसेस को, हाइड्रोजन से हीलियम हीलियम में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को, होने की प्रक्रिया बोलो, प्रक्रिया को फ्यूजन कहा जाता है। फ्यूजन का इंग्लिश फ्यूजन, एक हिंदी क्या होगा, संलयन। ठीक है, संलयन कहा जाता है। समझ में आ रही है बात, बोलो कि यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन से या हीलियम में कन्वर्ट हो गया, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है फ्यूजन। बोलो, क्योंकि इसके जो पार्टी गैसेस होते हैं ना वह किस फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। इसके अंदर का गैसेस, इसके अंदर का गैसेस प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। समझ में आ रही बात कि इसके अंदर का गैसेस किस फॉर्म में होता है, तो इसके अंदर का गैसेस मेरे दोस्त प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब सुनो, यह बात समझ में आई, ऊपर वाला साफ करें। ठीक है, ध्यान से समझते चलना, यह सब कहानी एकदम आसान है जी। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तारा जिसका खुद का प्रकाश हो, किससे बना होगा, तो रेयर गैस से बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। वह पार्टिकल ग्रेविटेशन के कारण अट्रैक्ट हो गए, तारा का निर्माण करते हैं, जिसको नेबुला कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है। होता क्या है, यह आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि साइज जो है ना वह बड़ा होने लगता है, जिसके कारण तारा विस्फोट कर जाता है, लाल दानव का निर्माण करता है। इसके अंदर का हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टर होने की प्रोसेस को फ्यूजन बोला जाता है, संलयन बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर गैसेस जो है ना वह किस फॉर्म में होते हैं, प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब सुनो, रेड कारण, लाल दानव के बाद जो है ना तारा निर्माण करता है श्वेत वामन का। ठीक है, जिसको व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं। और यहां तारा जो है ना कम चमकता है। ठीक है, कम चमकता है, लाल दानव के बाद तारा जो है ना कम चमकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वेत वामन, या इसी को बोलेंगे व्हाइट ड्वार्फ। और इसको जीवाश्म तारा भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना ईंधन का कुछ अंश रह जाता है, इसलिए इसको जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। ठीक है, चलो क्या लिखेगा, लाल दानव के बाद, लाल दानव के बाद श्वेत वामन बनता है। ठीक है, लाल व दानव के बाद श्वेत वामन तारा का निर्माण करता है। ठीक है, तारा का निर्माण करता है। यह जो है ना श्वेत वामन को क्या लिखेगा, व्हाइट ड्राफ्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। और यहां जो है ना यह क्या करता है, कम चमकता है। क्यों चमकता है, कम चमकता है, क्योंकि इसके अंदर ईंधन जो है ना कम होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ईंधन क्या है, कम है, इसके अंदर ईंधन कम होता है। ठीक है, यही कारण है कि यह क्या होता है, कम चमकता है, और ईंधन है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा बोलते हैं। ठीक है, जीवाश्म तारा किसे कहा जाता है, तो जीवाश्म तारा बोलिए, श्वेत वामन बोलिए, व्हाइट ड्वार्फ बोलिए, सब इसी को बोला जाता है। लाल दानव के बाद क्या बनता है, श्वेत वामन बनता है। ध्यान से समझते चलना। ठीक है, और इस श्वेत वामन के बाद क्या बन जाता है, इसके बाद जो है ना काला वामन। ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ बनता है, और इसके बाद तारा नहीं चमकता है। ठीक है, इसके बाद क्या बन जाएगा, इसके बाद काला वामन। ठीक है, काला वामन। ठीक है, काला वामन का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण करता है, और तारा चमकना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, इसके बाद काला वामन का निर्माण करता है, और इसके बाद तारा जो है ना वह चमकेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही तो है कैसे तारा है, तारा का निर्माण कैसे हुआ, यही जो है ना यहां पर देखो, ब्लैक वामन जो है ना इसके बाद तारा नहीं चमकेगा। और एक नोट में बात लिखोगे, अभिनव तारा के बारे में लिखो ना थोड़ा सा। कोई तारा जो है ना सूरज से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसी को बोला जाता है क्या, अभिनव तारा। ठीक है, लिख लो, कोई तारा सूर्य से कितना बड़ा है, छोटा हो जाएगा तो अलग है, कितना बड़ा है उसे अभिनव तारा बोलते हैं। ठीक है, अभिनव तारा कहते हैं। समझ में आई बात, कोई तारा सूरज से कितना बड़ा है या छोटा है, छोटा मत बोलना,
कोई तारा सूरज से कितना बड़ा है उसको क्या बोलते हैं, अभिनव तारा बोलते हैं, ठीक है। 1.5 होता है, ठीक है। यह चंद्रशेखर नामक व्यक्ति जो है ना पता लगाया था, इसलिए इसको चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान, ध्यान से समझते चलो, ठीक है। तारा जिसका खुद का प्रकाश हो, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, ये सब बात तो समझ में आ गई। एक नोट में हम समझा देते हैं, इसी बात को जो है ना आप क्या करिएगा, शॉर्ट में लिख लीजिएगा, शॉर्ट नहीं कराएंगे, ध्यान से समझना, थोड़ा सा फिगर बनाएंगे, ठीक है। चलो मिटा रहे यह वाला, एस्ट्रोनॉमी जो है ना ध्यान से समझते चलिएगा। अब अभिनव तारा का भी टाइप्स होता है जी, पल्सर होता है, क्वेसर होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है, और एक आपका ब्लैक होल, ठीक है। चलो बताते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यह छोटे छोटे पार्टिकल होगा, यही ना, यह रेयर गैस है, इसको क्या बोला, रेयर गैस बोला, समझ में आई बात। यहां पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। यह बना लेना डायग्राम जरूर, ज्योग्राफी में जो है ना डायग्राम इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम को ध्यान से समझिएगा और बनाइएगा कॉपी में। यह रेयर गैस है, गुरुत्वाकर्षण। अब यह क्या होगा, ग्रेविटेशन के कारण यह सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। यह क्या होगा, एक दूसरे से यह चिपक गया, और चिपक करके क्या कर देता है, यह तारा का निर्माण कर दिया, ठीक है। यह क्या बना दिया, आपका तारा, समझ में आ रही है बात, तारा बना दिया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं निहारिका, ठीक है। यहां क्या बना दिया, तारा बनाया, या इसी को बोलो निहारिका, ठीक है। निहारिका तारा का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। और इसके अंदर जो है ना हाइड्रोजन, यह चमकता है, समझ में आ रही है बात, यह चमकता है निहारिका, और इसके अंदर का हाइड्रोजन जो है ना वह हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और लाल दानों का निर्माण करता है, ठीक है। लाल दानों का निर्माण कर दिया, लाल दानों का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। समझ में आई कि हाइड्रोजन जो है ना वह हीलियम में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो फ्यूजन बोला जाता है, संलयन बोला जाता है। और लाल दानों के बाद जो है ना तारा किसका निर्माण करता है, तो यह श्वेत वामन का निर्माण करता है, ठीक है, श्वेत वामन। और इसके बाद जो है ना तारा नहीं चमकता है, ठीक है। तो इसके बाद तारा नहीं चमकता है, तो सुनो, तारा नहीं चमकता है तो मत चमके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट ड्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट ड्राफ्ट बोलते हैं। और इसको रेड जिंट बोला जाता है, रेड जिंट बोला जाता है, ठीक है। इसको निहारिका को नेबुला बोला जाता है, नेबुला बोला जाता है। लाल दानों के बाद श्वेत वामन, अब इसके बाद तारा जो है ना नहीं चमकेगा, या इसी को हम लोग जीवाश्म तारा भी बोलते हैं। जीवाश्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर ईंधन होता है, कुछ ईंधन का कुछ अंश होता है, इसीलिए इसको हम लोग जीवाश्म तारा बोलते हैं। और श्वेत वामन के बाद नहीं चमकता है तो यहाँ काला वामन लिख लो, ठीक है, काला वामन, समझ में आ रही है बात। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अभिनव तारा हो जाएगा। अभिनव तारा क्या होता है, तो सूरज से कितना बड़ा है और कितना छोटा है, या छोटा है तो काला वामन। अभिनव तारा कितना बड़ा है, ठीक है, सूरज से, तो यह सूरज से कितना बड़ा होता है, सूर्य से कितना बड़ा, सूर्य से कितना बड़ा है, समझ में आ रही है बात, कितना बड़ा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिनव तारा बोलते हैं। और यह कितना बड़ा होता है सूरज से, तो 1.5 गुना क्या होता है, 1.5 गुना बड़ा होता है, ठीक है, यह बड़ा होता है। और इसकी जो है ना खोज किसने किया था, खोज किया था चंद्रशेखर नामक व्यक्ति, ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने क्या की, खोज की, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1.5 गुना को चंद्रशेखर सीमा भी बोलते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा, समझ में आई बात की क्या होता है, तो चंद्रशेखर नामक व्यक्ति ने बताया कि सूरज से अभिनव तारा जो है ना वह कितना बड़ा है, 1.5 गुना, बोले तो 1.1/2, ठीक है, 1.1/2, कहीं कहीं 1.44 भी देता है जी, इतना गुना है तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 1.5 हम बता दिए 1.44 देगा ना तो आप नहीं मारिएगा, ऑप्शन सी पर आंसर रहता है, ठीक है। 1.5 गुना बड़ा होता है, खोज चंद्रशेखर नामक व्यक्ति ने लगाया था, इसीलिए इसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा के तहत भी जानते हैं। और अभिनव तारा जो है ना, अच्छा वो काला वामन, यह कितना छोटा होता है, तो छोटा जो है ना 1.5 गुना छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद तारा नहीं चमकता है, तो काला वामन के बाद चमकबे नहीं करेगा तो आगे तारा जाएगा कहां से। अभिनव तारा जो है ना वह देखो कौन कौन होता है, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन के बाद पल्सर, पल्सर हो गया। तीसरा लिख लीजिए क्वेसर, क्वेसर हो गया। और चौथा लिख लीजिए क्या, आपका ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक
होल। समझ में आई बात? तो इस तरह से देखो, न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल, यह क्या होता है? अभिनव तारा होता है। तो यह जरूर बना लेना। सब बात जो है ना इसी में क्या हो गया, डायग्राम में आपका समाप्त हो गया। ठीक है, और क्या लिखोगे? एक बात और नोट में लिखो, क्या तुम्हें समझ में आ रही है एस्ट्रोनॉमी? ठीक है, देखो क्या लिखिएगा, तो यहां पर हो गया न्यूट्रॉन, हो गया पल्सर, हो गया क्वेसर, हो गया ब्लैक होल, हो गया। लिखो पल्सर और क्वेसर की जो है ना घूर्णन शक्ति बहुत तेज होता है। ठीक है, पल्सर एवं क्वेसर, ठीक है, क्वेसर की क्या होती है? क्वेसर की घूर्णन शक्ति बहुत तेज होती है। अच्छा, ब्रह्मांड थ्योरी जो है ना अभी बताएंगे कि सुपर करंट थ्योरी क्या था। ठीक है, लैप्लेस ने क्या बात बताया था, समझ में आ रही बात? सुपर करंट थ्योरी में, उसके बाद में बिग बैंग थ्योरी क्या था, ध्यान से समझते चलिएगा सब। ब्रह्मांड की थ्योरी जो है ना, ब्रह्मांड कैसे विस्तार कर रहा है, उसके अंदर की अट्रैक्शन शक्ति घट जाएगी तो ब्रह्मांड फिर विस्तार होना बंद हो जाएगा। ठीक है, यह सब बात बताएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। पल्सर एवं क्वेसर की घूर्णन शक्ति बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, उसके बाद में और क्या लिखोगे? दूसरा लिख लो, ब्लैक होल की डेंसिटी ज्यादा होती है। कई सारे तारा जो है ना इसके अंदर होते हैं, कई सारे तारा जो है ना एकदम छोटा, जैसे मान के चलो कोई बड़ा सा सब्सटेंस एकदम उसको दबा दो, कंप्रेस कर दो और दबा करके छोटा सा बना दो, तो वही जस्ट लाइक कि ब्लैक होल है, इसके अंदर कई सारे तारा बन जाएगा जी। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। घूर्णन शक्ति कम होता है, मोटा रहेगा जी तो घूमेगा। ठीक है, तो ब्लैक होल का क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ब्लैक होल की डेंसिटी बोले तो घनत्व, डेंसिटी ज्यादा होती है। समझ में आई बात? ज्यादा होती है, इसको बोलते हैं घनत्व। इसकी घूर्णन शक्ति कम है। ठीक है, इसमें कई सारे तारा, मान के चलो 10 गो तारा को इसे कंप्रेस कर दो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कंप्रेस करके इतना छोटा सा बना दो, छोटे छोटे मेटल के बॉल ले लो, उसको गला करके और क्या करेंगे, बड़ा सा बॉल बना देंगे तो थोड़ा सा भारी हो जाएगा ना जी। ठीक है, और ज्यादा कंप्रेस कर देंगे तो बहुत भारी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जस्ट लाइक कि ब्लैक होल भी इसी तरह से होता है और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है जबकि घूर्णन शक्ति कम है। ठीक है, जबकि पल्सर और क्वेसर की घूर्णन शक्ति जो है ना, पल्सर और क्वेसर की घूर्णन शक्ति बहुत तेज होती है। ठीक है, अच्छा तारा चमकता क्यों है जी? ठीक है, तारा क्यों चमकता है? यह सब कहानी तो हमने बताया, तो बता दो कि तारा चमकता है, इसके अंदर ईंधन होता है। ठीक है, तारा चमकता है पृष्ठीय तापमान के कारण। लिख लो, तारा पृष्ठीय तापमान के कारण चमकता है। ठीक है, चमकता है। समझ में आ रही बात? स्टार जो है ना, तारा क्यों चमकता है? तो तारा जो है ना वह पृष्ठीय तापमान के कारण चमकता है। सुनो, तारा की चमक जो है ना कितने होता है, या 3 तरह के होता है, 3 कलर होते हैं। ध्यान से लिख लो, कलर का मतलब रंग, 3 रंग के होते हैं, 3 रंग होते हैं या 3 रंग के चमकते हैं। पहला लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए और तीसरा लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो है ना हो जाएगा क्या? रेड। ठीक है, रेड चमकता है, लाल चमकता है नॉर्मल टेम्परेचर के कारण। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है ना तो यह लाल चमकेगा। ठीक है, उसके बाद में व्हाइट चमकेगा, उजला चमकेगा। तारा जो है ना उजला चमकता है। क्यों उजला चमकता है? तो यह जो है ना मीडियम टेम्परेचर होती है, थोड़ा सा बढ़ गया ना तो यह हो जाएगा मीडियम। ठीक है, मीडियम टेम्परेचर है ना तो क्या करेगा? उजला चमकेगा। और तीसरा लिख लीजिएगा, क्या यहां पर तीसरा लिख दे? ब्लू चमकेगा। तारा जो है ना ब्लू कब चमकेगा? जब इसके अंदर की टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यह क्या करेगा? ब्लू चमकेगा। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने पर, टेम्परेचर मैक्सिमम होने पर, ठीक है, होने पर क्या हो जाएगा? तारा जो है ना वह ब्लू चमकेगा। ठीक है, तो तारा जो है ना 3 रंग से चमकता है। पहला रेड, रेड कब चमकेगा? जब इसके टेम्परेचर नॉर्मल है। व्हाइट यह मीडियम टेम्परेचर होने पर। और ब्लू कब चमकेगा? तो यह जो है ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी तब जाकर के ब्लू चमकेगा, नहीं तो रेड ही जनरली दिखता है। ठीक है, रेड हल्का पीला दिखेगा। ठीक है, चलो व्हाइट, रेड के बाद व्हाइट है तब जाकर के ब्लू। यह सब बात समझ में आ गई? बोलिए, अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? गैलेक्सी। ठीक है, आकाशगंगा। ठीक है, चलो मिटा दे, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक? चलिए, चंद्रशेखर नामक व्यक्ति क्या है नहीं है सब हमने बता दिया। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप? गैलेक्सी। गैलेक्सी का मतलब होता है आकाशगंगा। ठीक है, सवाल सीधा पूछता है कि मानव जिस आकाशगंगा में रहते उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, सीधा पूछेगा सवाल और निकाल देगा। ठीक है, चलिए, यह बात तारा के बारे में इतना समझ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद।
रख हौसला, तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा जी। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा गैलेक्सी, आकाशगंगा। इंग्लिश वाले बच्चे हेडिंग लगाएंगे गैलेक्सी, हिंदी वाला आकाशगंगा। ठीक है, तारों के समूह को हम लोग क्या बोल देंगे, आकाशगंगा। और एक आकाशगंगा में कितना होता है जी तारा, अरबों अरब होता है। ठीक है, 12 मिलियन, बिलियन, मिलियन नहीं, 12 बिलियन वर्ष पहले जो है ना आकाशगंगा का निर्माण हुआ था, यह बात ऐसा बोलता है किताब। चलो हेडिंग लगा लीजिए आकाशगंगा, आकाश गंगा। आकाशगंगा बोले तो गैलेक्सी, गैलेक्सी। ठीक है, सुनो, तारों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। और एक आकाशगंगा में कितने तारा होते हैं, अरबों अरब तारा होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, कितने आकाशगंगा है, अरबों अरब आकाशगंगा है जी। और एक आकाशगंगा में अरबों अरब तारा भी है। ठीक है, लिखो तारों का समूह, तारों का समूह क्या कहलाता है, आकाशगंगा कहलाती है। इसकी संख्या कितनी होती है जी, ठीक है, तो संख्या जो है ना अरबों होती है, अरबों में, अरबों की संख्या। ठीक है, अरबों की संख्या। एवं प्रत्येक आकाशगंगा में, समझ रहे हो, आकाशगंगा कई गो है, अरब में है। ठीक है, और एक आकाशगंगा में अरब तारा है। ना समझा बात को, आकाशगंगा की संख्या जो है ना अरबों में है, जिसको काउंटिंग भी नहीं किया जा सकता है। और एक आकाशगंगा में अरबों क्या है, तारा भी है। ठीक है, बोलो, तो अरबों की संख्या एवं प्रत्येक आकाशगंगा में, एवं प्रत्येक आकाशगंगा, आकाश में लिखा गया ना, प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारा भी है। ठीक है, अरबों तारा है। ठीक है, सुनो, अच्छा, अरबों की संख्या एवं प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारा है। समझ में आ रही है बात। और क्या लिखोगे, मानव जिस आकाशगंगा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो मानव जिस आकाशगंगा में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मंदाकिनी। ठीक है, या इसी को बोला जाता है दुग्ध मेखला, या इसी को बोला जाता है मिल्की वे। ठीक है, जो लिखना है लिखिए। और सवाल यही छपता है जी, मानव जिस आकाशगंगा में रहता है, जिस आकाशगंगा में रहता है, गंगा में रहता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे मंदाकिनी बोला जाता है। मंदाकिनी बोलो, दुग्ध मेखला बोलो, दुग्ध मेखला बोलो, या इसको मिल्की वे बोलो, बात बराबर है। ठीक है, मिल्की वे कहते हैं। तो एक बात मेरे दोस्त, मेरे भाई, यह याद रखना कि मानो जिस आकाशगंगा में रहता है उसे मंदाकिनी कहते हैं, या दुग्ध मेखला कहते हैं, या मिल्की कहते हैं। मंदाकिनी का जो है ना, मंदाकिनी क्या है, यह आकाशगंगा है। और इसके सबसे करीबी आकाशगंगा कौन होता है बताओ, एंड्रोमेडा। लिख दें, चलो लिखेंगे, मानो जिस आकाशगंगा में रहता है उसे मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आकाशगंगा का शेप कैसा होता है, शेप बोले तो आकार, आकार कैसा है, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार। समझ में आई बात, कैसा आकाशगंगा है हम लोग का, आकाशगंगा जो है ना सर्पिलाकार है। देखो कैसे होता है, सबसे पहले जो है ना क्या करे, यहां लगाओ ऐसे, यह हो गया आपका ब्रह्मांड। ठीक है, यह ब्रह्मांड हो गया, यहां लिखो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बोले तो यूनिवर्स, यूनिवर्स। अब इसमें क्या होगा, इस यूनिवर्स में आकाशगंगा आएंगे, यह आकाशगंगा आएगा। थोड़ा सा सिमेट्री बनाने का प्रयास करना। ठीक है, चलो बनाता हूं अच्छा से, ध्यान से समझते चलना। सुनो, यहां पर जो है हमने बना दिया ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। ठीक है, इसको हमने बोला यूनिवर्स। ठीक है, अब यूनिवर्स के नीचे क्या आ जाएगा, ब्रह्मांड के नीचे ही आकाशगंगा होंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने बोला आकाशगंगा, आकाशगंगा। ठीक है, अब इस आकाशगंगा के नीचे क्या हो जाएंगे, तारामंडल हो जाएंगे, तारामंडल हो जाएंगे, यह वाला तारामंडल के नीचे क्या हो जाएगा, तो तारामंडल के नीचे नक्षत्र आएंगे। ठीक है, तारामंडल सॉरी वेरी सॉरी, तारामंडल, तारामंडल के नीचे क्या आ जाएगा, तो यह जो है ना नक्षत्र आएगा, यहां लिख दें नक्षत्र आएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर जो है ना सौरमंडल आ जाएगा, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, इसको हमने बोला सौरमंडल, सौरमंडल। और इस सौरमंडल में क्या आ जाएगा, सन आ जाएगा, सूर्य।
ठीक है, बोलो। तो सबसे पहले देखो ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारामंडल, नक्षत्र, सोलर सिस्टम, और तब जाकर के यहाँ पर देखो सेंटर में क्या है, सन है। और यहाँ सन जो है ना क्या होता है, तो सन जो है ना, सुनो, सन हमारा कैसा है, तो इस तरह से है। यह आकाशगंगा, ध्यान से डायग्राम जो है ना समझते चलिएगा, इस तरह से डायग्राम आप भी बना लेना है कॉपी पर, ठीक है। हमारा जो है ना सन कहां पर है, तो सन जो है ना यह सेंटर में नहीं होता है, सन जो है ना वह किनारे है। हमारा आकाशगंगा कैसा, सर्पिलाकार, और यहां देख लो हमारा सर्पिलाकार है आकाशगंगा, और सेंटर में नहीं होता है सन, यह जो है ना किधर होता है, यह किनारे होता है, ठीक है। इस तरह से देखो ऐसे, ठीक है। और यह वाला, यह क्या हो जाएगा आपका तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितना है, 89 गो है, याद रखिएगा जी, तारामंडल की संख्या 89। नक्षत्र, ठीक है, नक्षत्र का एगो है 27 गो, और उसके बाद में सोलर मंडल, ठीक है, सौर मंडल। सोलर सिस्टम की संख्या 8 ग्रह है, ठीक है। सोलर सिस्टम में कितने ग्रह, 8 है, समझ में आ रही है बात। तो तारामंडल 89 गो, नक्षत्र 27 गो, सौर मंडल कितने हैं, 8 गो, ठीक है, समझ में आ रही बात। सौर मंडल में ग्रह 8 गो है, इसीलिए हमने 8 यहां पर ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। बोलो, तो ब्रह्मांड हो गया, आकाशगंगा, तारामंडल, नक्षत्र, सोलर सिस्टम, तब जाकर के इसके अंदर क्या है, सूर्य है। वही बात बता रहे हैं कि तारों का समूह क्या कहलाता है, यह आकाशगंगा कहलाता है। अरबों की संख्या में आकाशगंगा है, और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारा है। मानो जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहा जाता है, दूर निकला मिल्की वे, ठीक है। और उसके बाद में मंदाकिनी का जो है ना सबसे करीबी आकाशगंगा कौन कहलाता है, तो यह जो है ना देवयानी कहलाता है, जिसको एंड्रोमेडा बोलते हैं, ठीक है। लिखो नोट में यहां डाल करके लिखो, मंदाकिनी, मंदाकिनी के करीबी आकाशगंगा, करीबी आकाशगंगा देवयानी कहलाता है, देवयानी। देवयानी को हम लोग बोलते हैं एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा। तो मंदाकिनी के करीबी आकाशगंगा देवयानी कहलाता है, ठीक है। देवयानी क्या कहलाता है, कहलाता है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, मंदाकिनी हो गया, देवयानी। और हम सबका सबसे करीबी तारा कौन है जी, हम लोग का, मानव का सबसे करीबी तारा सूरज है। सूरज का करीबी तारा जो है ना प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लिख लो। मानव की करीबी तारा, मानव के करीबी तारा, करीबी तारा कौन है, तो मानव के करीबी तारा सूर्य है। सूरज भी क्या है, एक तारा है, सूरज के बारे में बताएंगे, अभी तो हम तारा ही बता रहे हैं। मानव के करीबी तारा सूर्य है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में सूर्य के करीबी तारा कौन है, सूर्य के करीबी तारा, करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, समझ में आ रही है बात, सेंचुरी है। मानव का जो है ना यह दूसरा क्या है, निकटतम तारा है। मानव के लिए, मानव के लिए दूसरी निकटतम तारा है, ठीक है, निकटतम तारा है। ऐसा मत बोल देना कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ना वह मानव के करीबी तारा है, गलत हो जाएगा। सूरज जो है ना वह करीबी तारा है, और सूरज के करीबी तारा जो है ना वह प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। और क्या लिखोगे, सोलर ईयर लिख लो ना, लगले सोलर ईयर लिख लो, ठीक है। और उसके बाद में कॉस्मिक ईयर लिख लो। सबसे पहले कॉस्मिक लिखो, कॉस्मिक ईयर, ठीक है। कॉस्मिक ईयर क्या होता है, तो कॉस्मिक ईयर जो है ना सूरज क्या करता है, आकाशगंगा का चक्कर जो है ना 250 किलोमीटर पर सेकंड से लगाता है, और इसको आकाशगंगा का चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। तो लिख लो, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर, आकाशगंगा का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। इसकी स्पीड क्या है जी, घूमने की स्पीड जो है ना 250 किलोमीटर पर सेकंड होता है। एक सेकंड में 250 किलोमीटर सूरज घूमता है, ठीक है। और पूरा आकाशगंगा का चक्कर लगाने के लिए क्या करता है, आकाशगंगा का यह चक्कर लगाता है ना, तो इसको लग जाते हैं 25 करोड़ वर्ष। अच्छा, आकाशगंगा का चक्कर कैसे लगाता है जी, एंटी क्लॉकवाइज लगाता है, ठीक है। चक्कर लगाता है, डायरेक्शन भी पूछ देता है कबो कदाल, यह एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलता है। समझ में आ रही बात, आकाशगंगा की यह क्या करता है, उल्टा चक्कर लगाता है। यह कॉस्मिक ईयर हो गया। उसके बाद में सोलर ईयर लिख लो यहां पर, पहला, दूसरा लिख लीजिए सोलर ईयर, सोलर ईयर, ठीक है। सोलर ईयर क्या होता है, तो पृथ्वी जो है ना सूरज का चक्कर लगाता है 365 दिन में, इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर ईयर, ठीक है, सौर वर्ष लिखो।
सोलर ईयर को लिख सकते हैं सौर वर्ष, ठीक है, सौर वर्ष। यह जो है ना क्या करता है, तो यह जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज का, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाता है, 365 दिन में लगाता है। समझ में आ रही है बात, लगाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर वर्ष बोलते हैं। यही कारण है कि क्या हो जाते हैं, साल बदल जाता है, ठीक है। सोलर ईयर हो गया। और क्या लिखोगे सोलर ईयर के बाद, लाइट ईयर लिखो, प्रकाश वर्ष तीसरा, प्रकाश वर्ष। सब बताते चल रही है, सब खूब पूछता है जी। प्रकाश वर्ष के बारे में जो है ना इन डिटेल में नहीं पूछेगा, इसमें सीधा सीधी सवाल सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है। कल से पानी रखेंगे, बोलते बोलते कंठ जो है सूख जाती है, कोई बात नहीं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष जो है ना, यह सूरज के द्वारा एक साल में, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में तय किया गया दूरी जो है ना, यह क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। इसको लाइट ईयर लिखो ना, लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो सीधा सीधी सवाल पूछता है ना कि प्रकाश वर्ष जो है ना वह किसका मेजरमेंट है, तो यह जो है ना डिस्टेंस का मेजरमेंट है, लाइट का मेजरमेंट नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, बात को ध्यान से समझते चलिएगा, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कुछ और आप समझ लीजिएगा कुछ। सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय किया गया दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो लाइट ईयर जो है ना वह किसका मेजरमेंट है, तो यह जो है डिस्टेंस का मेजरमेंट है, लाइट का मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। प्रकाश वर्ष हो गया, कॉस्मिक ईयर हो गया, सोलर ईयर हो गया, और कुछ छूट गया है, ना छूटा है। और उसके बाद में और क्या लिखोगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखोगे। चलो लिखा देता हूं, कहां पर लिखे, इसको मिटा दें। चलिए, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तारामंडल क्या होता है, तो सूरज से कुछ दूरी पर स्थित को नक्षत्र बोला जाता है और बहुत दूरी पर स्थित को तारामंडल बोला जाता है। बात खत्म। लिखोगे तो डिफिनेशन में लिख लीजिए कि तारामंडल क्या होता है, तो तारामंडल होता है सूरज से बहुत दूरी पर स्थित तारा को हम लोग बोलते हैं तारामंडल, और सूरज से कम दूरी पर स्थित को बोला जाता है नक्षत्र। टोटल होता है 27 गो नक्षत्र। ज्योतिष वाला में जो है ना टोटल 27 नक्षत्र होता है। और एक नक्षत्र कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो एक नक्षत्र जो है ना 27 12, तो 12 महीना एक साल में, और 27 तो 12 से 27 और एक का मतलब 27/12 तो 2.25। नहीं समझ में आया, बताते हैं, चलो ध्यान से समझना। पहले जो है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिखो, ठीक है। चलिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सबसे पहला बात कि सूरज और प्रकाश के बीच की दूरी क्या है, सूरज और अर्थ के बीच की दूरी क्या है, तो 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर, ठीक है। चलो बताते हैं। उसके बाद में सवाल यह भी पूछता है कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, खूब पूछता है, ठीक है। चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको क्या बोलेंगे, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, ठीक है। सुनो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, खगोलीय इकाई क्या होते हैं, तो पृथ्वी और सूरज के द्वारा औसत दूरी को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच औसत दूरी मतलब एवरेज डिस्टेंस, औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है, खगोलीय इकाई कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी दूरी कितना होता है, डिस्टेंस पृथ्वी और सन के बीच में कितना दूरी होता है, तो डिस्टेंस 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर, ठीक है, लाख करोड़ किलोमीटर। समझ में आई बात। अच्छा, यहां पर लिख लो सन और यहां पर लिख लीजिए आपका अर्थ, पृथ्वी, इसके बीच की दूरी कितना है, तो इसके बीच की दूरी है 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर, ठीक है, करोड़ किलोमीटर। तो पृथ्वी से सूरज कितना है जी दूर, तो 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर है। इसका मास लिखोगे, मास कितना होता है सन का, 2 × 10⁻30 के जी, या फिजिक्स में पढ़ाएंगे जी, ठीक है। उसके बाद में इसका मास कितना होता है,
इसका मास होता है 6 × 10⁻24 kg। इसका रेडियस कितना होता है? रेडियस होता है अप्रॉक्स में लिखो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। ठीक है, इसी को हम लोग पावर ऑफ 10 में करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, रेडियस। समझ में आ रही है बात? बोलो। तो यह जो है ना क्या होता है? दूरी होता है 14.96 लाख करोड़ किलोमीटर होता है सन और अर्थ के बीच की दूरी। ठीक है, अच्छा अब सुनो थोड़ा थोड़ा बात नोट में, कि सूरज जो है ना वह क्या करता है? पृथ्वी जो है ना वह क्या करती है? सूरज का चक्कर लगाती है। उल्टा हमने बोल दिया है। तो पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो कभी क्लोज आ जाएगी और कभी जो है ना क्या हो जाएगी? दूर चली जाएगी। तो चलो इसके लिए बताते हैं ग्रहों का नियम। ठीक है, और ग्रहों के नियम के बारे में जो है ना कौन कौन साइंटिस्ट आता है और अपना जो है ना क्या क्या बात को बताता है। ठीक है, तो चलिए इस बात को बता देते हैं। ठीक है, ग्रहों से संबंधित नियम। ठीक है, ग्रहों के घूर्णन शक्ति लिखो ऐसे, ग्रहों के घूर्णन से संबंधित नियम। ठीक है, ग्रहों के घूर्णन से संबंधित नियम सबसे पहले आता है टॉलमी। ठीक है, यह बात समझ में आ रही है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या क्या हमने बताया? ग्रहों के घूर्णन से संबंधित नियम। ग्रहों के घूर्णन के संबंधित नियम जो है ना कि कौन कौन क्या बात बताता है? टॉलमी आता है, उसके बाद में कोपरनिकस आते हैं, केपलर आते हैं, केपलर के बाद जो है ना फिर आता है आपका गैलीलियो गैलीली आता है, फिर उसके बाद जो है ना क्या आ जाते हैं? हब्बल आ जाता है। तो चलो यह सब बात जो है ना क्या जो यह बात बताते हैं तो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए। तो टॉलमी जो है ना सबसे पहले आया और क्या बताया? तो टॉलमी आते हैं और बताते हैं ना कि पृथ्वी स्थिर है और सूरज जो है क्या है? चक्कर लगाता है। यही कारण है कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में क्या हो जाते हैं? अस्त हो जाते हैं। इसके नियम को मान लिया, सब जनता माना भी कि बिल्कुल बात सही बोल रहा है कि सूरज जो है ना वह निकलता तो है पूरब से ही। ठीक है, सनराइज जो होता है वह ईस्ट से होता है और सनसेट जो है ना वह वेस्ट में होती है। टॉलमी यह बात बोल दिया कि सूरज जो है ना वह घूमता है, पृथ्वी स्थिर है, और यह बिल्कुल गलत बात बता दिया। ठीक है, एकदम पूरे ऐसा बात बताया कि बिल्कुल गलत है जी। ठीक है, तो टॉलमी ने क्या बताया कि पृथ्वी स्थिर है एवं सूर्य चक्कर लगाता है। सूर्य चक्कर लगाता है। किसको चक्कर लगाता है जी? तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। टॉलमी के बाद आते हैं कोपरनिकस ने कुछ हद तक बात ठीक बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, पृथ्वी स्थिर एवं सूर्य चक्कर लगाता है। इन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी जो है ना वह चक्कर लगाता है और सूर्य स्थिर है। ठीक है, सुनो, सूर्य जो है सूर्य स्थिर है। ठीक है, सूर्य स्थिर है एवं पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। उसके बाद में क्या आते हैं? केपलर साहब आते हैं। ठीक है, और केपलर ने क्या बात बताया कि सुनो, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, विच सन है वन ऑफ द टू फोसाई इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। समझ में आ रही बात? केपलर का नियम बोलो। उसके बाद फिर गैलीलियो आते हैं। गैलीली क्या बात बताते हैं कि दोनों एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले समझते चलो, कोपरनिकस सूर्य स्थिर एवं पृथ्वी चक्कर लगाते हैं। कैसा पाथ पर जी? यह सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, सर्कुलर पाथ पर। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में केपलर आते हैं। केपलर इन्होंने बोला क्या कि ऑल द प्लैनेट मूव्स इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, यह बात केपलर की पहला लॉ है जी। 3 गो लॉ देते हैं फिजिक्स में बताना है। केपलर डिराइव द 3 लॉ या डिस्क्राइब द 3 लॉ। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ होता है। पहला में इन्होंने बोला ना कि जितना सारा प्लेनेट है वह किस में चक्कर लगाता है? तो दीर्घ वृत्त पाथ पर चक्कर लगाता है। ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, दूसरा बात बोले ना कि पहला चक्कर लगाता है तो जितना एरिया कवर करता है ना फर्स्ट प्लेनेट, उतना सेकंड प्लेनेट भी क्या करते हैं? एरिया कवर करते हैं। या इसी को बोल सकते हैं ना कि जब प्लेनेट क्या करता है? घूमता है तो उसकी मोमेंटम चेंज हो जाती है। सन के पास जाता है कि नहीं तो उसकी स्पीड चेंज कर जाता है। समझ में आ रही है बात? सेकंड नियम में बताया। और थर्ड नियम में आर क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, द क्यू ऑफ मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम टेकन। यह बताना है फिजिक्स में, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, केपलर का सिद्धांत क्या था? तो केपलर ने बताया कि सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है एवं पृथ्वी इलेप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पर चक्कर लगाते, दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर चक्कर लगाती है। ठीक है, चक्कर
लगाती है। उसके बाद में चौथा, केपलर के बाद गैलीलियो गैलीली आए। गैलीलियो ने क्या बोला कि सूर्य स्थिर है एवं पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर चक्कर लगाती है, यह बात केपलर बोले। गैलीलियो कहे कि नहीं, सूरज भी क्या करता है, चक्कर लगाता है और पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी लगाता है चक्कर सूरज का और सूरज लगाता है किसका, तो गैलेक्सी का। ठीक है, कैसा, तो यह दीर्घ वृत्ताकार मतलब इलेप्टिकल पाथ पर क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो सूर्य क्या लिखोगे, गैलेक्सी, सूर्य गैलेक्सी एवं पृथ्वी सूर्य का चक्कर दोनों घूम रहा है जी। पृथ्वी सूर्य का चक्कर इलेप्टिकल पाथ पर लगाता है। इलेप्टिकल बोले तो दीर्घ वृत्ताकार पाथ, इलेप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाती है। ठीक है, चक्कर लगाती है, समझ में आ रही है बात। या दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ऐसा नहीं कि सन जो है ना वह स्थिर है, यह बात बोला था कौन, तो केपलर ने सीधे बता दिया ना कि यह क्या कर रहा है, सन जो है ना स्थिर है और पृथ्वी जो है सीधे घूम रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, गैलीलियो गैलीली कहते हैं ना कि नहीं, ऐसा नहीं है, सन भी घूम रहा है और उसके बाद में क्या करता है, यह जो है आपका पृथ्वी भी घूमती है। उसके बाद में हब्बल आते हैं, चौथा के बाद पांचवा। ठीक है, हब्बल, और हब्बल ने क्या बताया, तो हब्बल ने आया और सीधा बात बता दिया कि देखो यह जो है ना अंतरिक्ष जो है ना एक दूरबीन है। ठीक है, यह क्या करता है, अंतरिक्ष में एक दूरबीन भेजता है और कहा कि यही जो है ना अंतरिक्ष की शक्ति, जो तारे आपस में चिपक रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, बाद में ब्लास्ट कर रहे हैं, यह क्या है, अंतरिक्ष एक दूरबीन है। और यही हब्बल टेलीस्कोप बनाया और जिससे कहा ना क्या कि अंतरिक्ष दूरबीन है, एक अट्रैक्शन करने वाली शक्ति समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यूनिवर्स समाप्त हो जाएगा। तो यह बात जो है ना हब्बल बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सुनो एक बात सीधा, इन्होंने हब्बल टेलीस्कोप बनाया। ठीक है, हब्बल टेलीस्कोप बनाया एवं इसकी मदद से अंतरिक्ष को एक दूरबीन बताया। ठीक है, अंतरिक्ष को दूरबीन बताया। ठीक है, दूरबीन बताया, जो भी यह तारे थे ना जी, तो यह अट्रैक्ट हो रहे थे ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है, तो हब्बल यही टेलीस्कोप से देखा और कहा कि अंतरिक्ष जो है ना यह दूरबीन है, यह अट्रैक्शन शक्ति कम हो जाएगा, उसके बाद में यह ब्लास्ट करेगा और तारा का फिर से निर्माण करेगा। समझ में आ रही है, तो हब्बल टेलीस्कोप बनाता है, इसकी मदद से कहता है कि अंतरिक्ष जो है ना यह दूरबीन है। ठीक है, उसके बाद अब सुनो कहानी, अब सन जो है ना स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी सन सब तो एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा ही रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा कि पृथ्वी घूमते घूमते यदि सन के पास आ जाएंगे तब क्या कहलाएगा, और उसके बाद में घूमते घूमते सन से दूर चला जाएगा तब क्या कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, बोलिए। अभी तो बता रहे हैं केवल एस्ट्रोनॉमी का, यह सब बेसिक स्ट्रक्चर तारा के बारे में। ठीक है, चलो देखो इस तरह से इलेप्टिकल पाथ बनाना है। ठीक है, यहां पर सन रखना है और यहां पर रख लीजिए अर्थ, यह अर्थ हो गया। फिर उसके बाद में यहां पर लिख लीजिए अर्थ। ठीक है, यह पृथ्वी जो है ना यह घूम रही है, किसका, सूरज का जो है ना यह चक्कर लगा रही है। तो यह घूमते 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 यहां पहुंच जाती है। ठीक है, सन के पास पहुंच जाती है। तो सन के जब पास पहुंच जाती है ना तो इसको क्या बोला जाता है, इसको पेरीहेलियन बोला जाता है, पेरीहेलियन, इसको उपसौर बोलते हैं। ठीक है, उपसौर। और यह घूमते घूमते जो है ना दूर चला जाता है तो इसको एपीहेलियन बोलते हैं, एपीहेलियन बोलते हैं। ठीक है, इसको अपसौर बोला जाता है। अपसौर यह स्थिति होता है 4 जुलाई को और यह स्थिति होता है 3 जनवरी को। ध्यान से समझते चलिएगा जी। ठीक है, तो अपसौर और उपसौर क्या है, समझ में आ रही है बात। अपसौर और उपसौर, सुनो पहला उपसौर, उपसौर बोले तो पेरीहेलियन, पेरीहेलियन पी से हो गया पास। तो यदि क्या होता है, पृथ्वी सूरज के पास होती है तो पेरीहेलियन, यदि पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, सूर्य के निकट होती है तो उसको क्या बोला जाता है, उपसौर बोला जाता है। और अपसौर क्या बोला जाता है, तो अपसौर को हम लोग बोलते हैं एपीहेलियन। एपीहेलियन क्या है, तो यदि जो है ना सूर्य से क्या है, पृथ्वी दूर है तो इसको एपीहेलियन बोलेंगे। यदि पृथ्वी सूर्य से
दूर है तो क्या कहलाएगा, यदि पृथ्वी सूर्य से दूर है तो अपसौर कहलाएगा। यह कंडीशन जो है ना कब होता है, तो पेरिहेलियन की कंडीशन 3 जनवरी को होता है और इसका कंडीशन जो है ना यह 4 जुलाई को होता है। यही कारण है ना कि नोट में भादर बोल रहे हैं, भारत जो है ना वह किस गोलार्ध में पड़ता है, तो यह जो है ना उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, इस तरह से यदि मैप बनाओगे तो भारत यहाँ पर है ना जी, उत्तर में भी है और यहाँ पर पूरब में भी है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत किस में है, तो भारत जो है ना वह उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, यह भारत, और भारत कहाँ है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो सुनो, सन जो है ना यहाँ पर अर्थ के करीब है। ठीक है, सन अर्थ जो है वह सन के करीब है। ठीक है, यहाँ पर 3 जनवरी लेकिन ठंडा पड़ रहा है, समझ रहे हो, और यहाँ दूर है, 4 जुलाई को भारत में गर्मी पड़ती है और 3 जनवरी को भारत में देख लो ठंडा पड़ रही है। कारण क्यों, सन के पास होना चाहिए तो गर्मी ना जी, सन के पास है तो गर्मी होना चाहिए था, लेकिन ठंडा पड़ रहा है। तो कारण क्यों कि पेरिहेलियन पर क्या होता है, सन का प्रकाश तिरछा पड़ता है। यहाँ जो है ना सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ती है, तिरछी पड़ती है जी। ठीक है, तिरछी पड़ती है, जिसके कारण लाइट सीधे नहीं पड़ता है अर्थ के ऊपर, और यही कारण है कि 3 जनवरी को भारत में क्या होते हैं, ठंडा पड़ते हैं। समझ में आ रही है बात। और 4 जुलाई को देखो, यहाँ पर सनलाइट जो है ना एकदम सीधे पड़ता है, स्ट्रेट पड़ता है, और यहाँ पर जो है ना तिरछा पड़ता है सनलाइट। ठीक है, यहाँ पर सन जो है ना क्या पड़ता है, सन का लाइट यह सीधे पड़ता है किस पर, तो अर्थ पर पड़ता है। यह कंडीशन 4 जुलाई को होती है और भारत में गर्मी पड़ता है। यहाँ लिखो सनलाइट सीधे पड़ता है। ठीक है, सीधी लिखो, सीधी पड़ती है और होता क्या है, यहां पर गर्मी पड़ जाती है, सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ती है तो ठंडा हो गया। ठीक है, और यहां पर सूरज का प्रकाश जो है ना सीधा पड़ा इसके ऊपर, तो क्या हो गई, गर्मी हो गई। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, ध्यान से समझते चलो। यहां पर ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा होगा, सबसे बड़ा बाइट दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया जो है ना यह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है जी। ठीक है, और यही कारण है ना कि इसके क्रिसमस जो है ना किसके दिन मनाए जाते हैं, क्रिसमस जो है ना यह बनाया जाता है गर्मी के दिनों में, और भारत में 25 दिसंबर को ठंडा हो जाती है। ठीक है, गर्मी के दिनों में यहाँ क्रिसमस मनाया जाता है। प्रकाश जो है ना क्या होते हैं, प्रकाश जो है सीधा पड़ता है, इसी कारण है ना कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, और सीधा जो है ना क्या करेगा, 3 जनवरी 25 दिसंबर सब लिखो ना यहाँ पर, यहाँ सीधे पड़ेगा इसलिए गर्मी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलिया में इस दिन गर्मी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि प्रकाश जो है ना क्या कर रहा है, सीधे पड़ जाता है। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखोगे, तो पेरिहेलियन और एपीहेलियन, यहाँ यही ना था, पेरिहेलियन और एपीहेलियन को मिलाने वाली रेखा को एपीसाइड बोलते हैं। लिखे, क्या लिखे, कहां पर लिखे जी, चलो यहां पर लिखता हूं इसको मिटा करके। पेरिहेलियन और एपीहेलियन को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो पेरिहेलियन, यह डायग्राम जरूर बनाइएगा जी, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। सुनो, यहां पर सन हो गया, यहां पर आपका अर्थ हो गया, यहां पर भी अर्थ हो गया, दूर है तो इसको हमने क्या बोल दिया, अपसौर बोल दिया। एपीहेलियन पास है तो इसको हमने बोल दिया उपसौर। ठीक है, पेरिहेलियन, एपीहेलियन और पेरिहेलियन को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो यह वाला को बोला जाता है एपीसाइड। ठीक है, एपीसाइड बोला जाता है, समझ में आई बात। तो लिख लो एपीसाइड क्या है, पेरिहेलियन मतलब कि उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मिलाने वाली रेखा एपीसाइड कहलाती है। मिटा दे, चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, तारामंडल। ठीक है, मिटा दे, चलो तारामंडल मिटा दे, चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा तारामंडल। और तारामंडल की संख्या कितनी है, 89 है। तारा के बाद समझ में आ गई, बोलो, तारा के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए तारामंडल, तब ना तारामंडल के नीचे आएगा नक्षत्र। बोलो तारामंडल, तारामंडल, तारों का समूह जो है ना आकाशगंगा में कहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो तारों का समूह आकाशगंगा में सेंटर में देखने को मिलता है, जिसको बल्ज कहा जाता है। ठीक है, चलिए 3 तारों का समूह को सुपर क्लस्टर, चलो बताता हूं कि आकाशगंगा का जो समूह आएगा ना उसको सुपर क्लस्टर बोलते हैं। चलिए बताते कैसे। यहां पर सबसे पहले लगाओ हेडिंग तारामंडल,
तारामंडल, ठीक है। तारामंडल इसकी संख्या कितना है? 89 है। पृथ्वी से, सूरज ना, पृथ्वी का लिख रहा है, सूर्य से बहुत दूरी पर स्थित तारामंडल कहलाता है। तारामंडल, ठीक है, कहलाता है। समझ में आई बात कि तारामंडल क्या है? तारामंडल जो है ना, सूरज से बहुत दूरी पर स्थित तारा को तारामंडल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तारों का समूह कहां देखने को मिलता है? तो तारों का समूह आकाशगंगा में, आकाशगंगा के सेंटर में देखने को मिलता है। तारों का समूह आकाशगंगा के सेंटर में देखने को मिलती है, ठीक है, मिलती है, जिसे बल्ज कहा जाता है। बल्ज, सबसे ज्यादा आकाशगंगा सेंटर में ही होते हैं जी, जिसको बल्ज कहा जाता है, बल्ज कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहां सुनो, कैसे बनाओगे? यही ना आकाशगंगा, ठीक है। पहला हो गया आकाशगंगा मंदाकिनी, जिसमें मानव रहते हैं। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा आपका देवयानी, ठीक है। और यहां पर लिख लो NGC 33, यह आकाशगंगा 33 है जी। यह जो है ना पहली आकाशगंगा, और यहां पर जो है ना मानव की निकटतम दूसरी आकाशगंगा, ठीक है। दूसरी क्या है? यह आकाशगंगा। समझ में आई बात? NGC 33, यह जो है ना सेंटर है, और इसी को क्या बोलते हैं? बल्ज। इसी में क्या होता है? सबसे ज्यादा आकाशगंगा देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा तारा देखने को मिलती है। समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा कहां तारा देखने को मिलती है? तो सबसे ज्यादा तारा जो है ना आकाशगंगा के सेंटर में देखने को मिलती है, जिसको बल्ज कहा जाता है। मंदाकिनी पहली है, यहां पर यह दूसरी हो जाएगा, और उसके बाद में यह देवयानी जो है ना यह तीसरी है। समझ में आई बात? मंदाकिनी के जो करीबी आकाशगंगा होता है यह देवयानी कहलाता है। लिख लो, मंदाकिनी के करीबी आकाशगंगा क्या कहलाता है? देवयानी कहलाता है। बात समझ में आई? बोलिए। और अब इस आकाशगंगा में देखने को मिलता है सप्तऋषि, और उसके बाद में ध्रुव तारा, ठीक है। लिखो सप्तऋषि। अच्छा, पोलर स्टार जो है ना, पोलर स्टार को क्या बोलते हैं? इसको साइरस डॉग, चमकीला तारा। और पोलर स्टार जो है ना यह तो ध्रुव तारा होते हैं, पोलर स्टार, ठीक है। साइरस डॉग जो है ना यह सबसे चमकीला तारा होता है, ठीक है। साइरस डॉग जो है यह क्या होता है? सबसे चमकीला तारा होता है, ठीक है। बोलो, लिख दे। कहां पर लिखे? नोट में। सुनो, नोट में हम क्या लिखना चाह रहे थे? तो तीन आकाशगंगाओं का समूह जो है ना सुपर क्लस्टर कहलाता है। पहला हम लिखेंगे तीन आकाशगंगा के समूह, गंगाओं मत लिखो, 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। सुपर क्लस्टर कहा जाता है। सब क्वेश्चन जो है ना जी ब्रेन में रहती है, और निकल जाएगा तो यही सब छूट जाएगी। 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। यह तीनों जो है ना मिल गया आपस में, तो यही क्या बना देगा? यही जो है ना सुपर क्लस्टर बना देगा, ठीक है। और क्या लिखोगे? तो साइरस डॉग जो है ना यह सबसे चमकीला तारा होता है, और यह कैसा दिखता है? शिकारी की तरह दिखता है, मृग की तरह दिखता है। लिखो साइरस डॉग सबसे चमकीला तारा है, सबसे चमकीला तारा होता है, ठीक है। सबसे चमकीला तारा जो है ना यह होता है साइरस डॉग, और यह कैसा दिखता है जी? शिकारी की तरह दिखता है, शिकारी की तरह दिखता है, ठीक है। शिकारी की तरह या मृग की तरह। और उसके बाद में सबसे चमकीला तारा कौन है? तो साइरस डॉग है। तीसरा लिख लो ओरियन नेबुला, ठीक है। ओरियन नेबुला, यह क्या है? ओरियन नेबुला जो है ना ठंडा तारा है, ठीक है। ओरियन नेबुला क्या है? ठंडा तारा है। और यह जो है ना आकाशगंगा में देखने को क्या क्या मिलती है? तो यहां पर देखने को मिलती है, सुनो, पहला मिलेगा सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि हो गया। और दूसरा होता है ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा क्या होता है? यह भी तारा है जिससे हम लोग क्या करते हैं? सूर्य का दिशा पता लगाते हैं, ठीक है। दिशा सूचक होता है या सूर्य का या उत्तर दिशा से निकलता है। सप्तऋषि जो है ना 2 तरह, इसको पोलरिज स्टार लिखो ना, पोलरिज स्टार,
ठीक है। और सप्तऋषि बताते हैं, पहले ध्रुव तारा समझा देते हैं क्योंकि जगह यहां पर है इसलिए। ध्रुव तारा यह क्या होता है, यह है सूर्य का दिशा सूचक तारा है, दिशा सूचक तारा है, अर्थात इसके हम लोग निकलने से पता लगा सकते हैं कि सूरज जो है ना वह किस दिशा से निकल रही है, ठीक है। तो सीधा सीधी सवाल पूछेगा कि सूर्य का दिशा सूचक तारा कौन है, तो ध्रुव तारा। और ध्रुव तारा किस दिशा से निकलता है, तो यह उत्तर दिशा से निकलता है हमेशा। याद रखिएगा मेरे दोस्त कि ध्रुव तारा जो है ना, पोलरिस स्टार किस दिशा से निकलता है, तो हमेशा जो है ना यह उत्तर दिशा से निकलता है। उसके बाद में सप्तऋषि के बारे में देख लो। सप्तऋषि मिटा रहे, सप्तऋषि भी दो तरह के होता है, एक उर्सा मेजर होता है और एक उर्सा माइनर होता है, ठीक है। चलो बताते हैं उर्सा मेजर और उर्सा माइनर है क्या, मिटा रहे। चलिए डायग्राम जरूर बनाते चलना है जियोग्राफी में, ठीक है। डायग्राम ही इंपॉर्टेंट होता है जियोग्राफी में, ठीक है। भूगोल पढ़ करके मजा आ जाएगा, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा, इन डिटेल बताते चले। सवाल कहां से जाएगा हो, कहीं से पूछ लेवे, बस परीक्षा में याद रहनी चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो दिखते हो जाएगा। चलिए सप्तऋषि जो है, सप्तऋषि जो है ना यह दो तरह के होता है। एक होता है उर्सा मेजर, ठीक है, इसको बोलते हैं बृहद सप्तऋषि हो गया। और दूसरा हो गया उर्सा माइनर, इसको हम लोग बोलते हैं लघु सप्तऋषि, लघु लिखा गया, लघु सप्तऋषि, ठीक है, लघु सप्तऋषि। उर्सा मेजर क्या होता है, तो सुनो, उर्सा मेजर होता है 7 तारों का समूह और ठीक सामने क्या होते हैं, ध्रुव तारा स्थित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं उर्सा मेजर, ठीक है। लिखो बृहद सप्तऋषि, इसी को उर्सा मेजर हम लिखे हुए इंग्लिश। जैसे सुनो, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 4 तारा, टे 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 टे, ठीक है। यहां से बढ़ाओ टे, 5 6 7। सुनो यह जो है ना कई गो है, 7 गो तारा हो गया, 1 2 3 4, 2 रुपया की बात ना कर रहे, 5 6 7 है। इसके जस्ट क्या होगा, सामने होगा ध्रुव तारा, ठीक है, ध्रुव तारा। तो 7 तारों का समूह जिसके ठीक सामने ध्रुव तारा होते हैं उसी को बृहद सप्तऋषि कहा जाता है। बात समझ में आई, 7 तारों का समूह तथा 7 तारों का समूह एवं ठीक सामने स्थित ध्रुव तारा को बृहद सप्तऋषि कहा जाता है, बृहद सप्तऋषि कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में और क्या लिखेगा, बृहद सप्तऋषि के बाद लघु सप्तऋषि, ठीक है, बृहद सप्तऋषि के बाद लघु सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि क्या है, लघु सप्तऋषि बोले तो उर्सा माइनर, यहां पर जस्ट इसका अपोजिट होगा जी, इसके जस्ट जो है ना क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है, बोलो यहां पर इस तरह से होगा। ऐसे बनाओ, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, प्लीज डायग्राम बना लीजिएगा। 1 2 3 4 सब स्टार है जी, 5, ठीक है, 6 और यहां पर लिखो 7 और इसके ठीक सामने क्या है, ध्रुव तारा। तो क्या होता है, 7 तारों का समूह और ठीक अपोजिट उल्टा ध्रुव तारा होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उर्सा माइनर, ठीक है। 7 तारों का समूह, सीधा सीधी बात लिख दे कि यह जो है ना बृहद सप्तऋषि का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है, बृहद सप्तऋषि का अपोजिट होता है, ठीक है, उल्टा होता है, उसको पलट करके लिख लीजिएगा, उल्टा होता है। बोलो, एक दोस्त, एक बच्चा था ना जी, वह माई बेस्ट फ्रेंड पर क्या किया था, इससे याद किया था कि मेरा जो है ना प्रिय दोस्त आ गया फादर पर लिखने के लिए, तो कहा कि एक काम करो, जहां जहां फ्रेंड है वहां वहां फादर लगा दो, ठीक है। तो कुछ नहीं, ऐसा मत करना है। यहां पर हमने लिखा 7 तारों का समूह और ठीक सामने स्थित ध्रुव तारा को बृहद सप्तऋषि कहा जाता है।
7 तारों का समूह इसके ठीक उल्टा या ठीक पीछे, सामने नहीं तो के पीछे, तुम पीछे देखो, पीछे तुम देखो, ठीक है। इसके जस्ट पीछे क्या होगा, ध्रुव तारा हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु सप्तऋषि बोलेंगे। और अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, नक्षत्र। कि नक्षत्र क्या होता है, टोटल नक्षत्र जो है ना वह 27 गो होता है। चलो राशि बताते हैं, ठीक है, कि केकर कौन सा राशि है। टोटल राशि 12 गो होता है, टोटल नक्षत्र जो है ना वह 27 गो होता है। उसके बाद में सोलर थ्योरी के बारे में बताएंगे, तारा का निर्माण जो है थ्योरी दिया, कौन कौन दिया। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कितना टाइम जो है वह हो रही है। चलिए 1 घंटा 4 मिनट हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिए नक्षत्र के बारे में। उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। नक्षत्र, चलो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, नक्षत्र। नक्षत्र टोटल कितने हैं, 27 गो है। तो सूरज से कम दूरी पर स्थित, ठीक है, को बोला जाता है, तारा को नक्षत्र बोला जाता है। सूर्य से कम दूरी पर स्थित तारा को नक्षत्र कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 27 होता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसकी संख्या 27 होती है। टोटल जो है ना 12 महीना में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, घूमती है। अब सुनो कैसे, यहां पर 360 डिग्री इस तरह से बोलो तो 1 4 5, यही ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पर कर दो 9, यहां कर दो, हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोलो और कुछ 11, और यहां पर कर दो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही ना। तो 12 महीना में 360 घूम जाएगा ना जी, टोटल पृथ्वी 12 महीना में 360 घूमेगी। तो 12 मंथ बराबर 360 डिग्री, तो 1 मंथ बराबर कितना होगा, 360 बटा 12 बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो 1 महीना में कितने डिग्री का नक्षत्र होता है, 1 मंथ बराबर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, नक्षत्र घूमेगा, ठीक है। 1 मंथ में कितना डिग्री नक्षत्र हो जाएगा जी, 30 डिग्री हो जाएगा। और एंगल हो गया 30 डिग्री। उसके बाद में 12 महीना में टोटल एंगल हो गया कितना, 1 मंथ में एंगल घूम गया 30 डिग्री। और उसके बाद में नक्षत्र कितना घूमेगा, 12, और 27 गो नक्षत्र होता है। तो एक नक्षत्र बराबर देखो, एक नक्षत्र बराबर 27/12, तो कितना होगा 2.25 नक्षत्र घूम जाएगा, ठीक है। यह क्या है, नक्षत्र है, तो यही तो है। और इसी पर क्या करता है, राशि जो है ना टोटल निकालता है। टोटल 12 गो राशि होते हैं, ठीक है, 12 राशि 27 नक्षत्र, और उसके बाद में एक नक्षत्र का निकाल करके 2.25 निकलेगा एक नक्षत्र। उसके बाद में राशि पंडित जी बता देंगे, ज्योतिष आपको देख करके बताइए आपकी शादी कब होगी, और शादी जो है ना नहीं होगी, नौकरी कब लगेगी, और उसके बाद में आप कामयाब कब होइएगा। तो यही नक्षत्र को देख करके पता लगाया जाता है। तो बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा। हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास किए हैं। कल की क्लास में सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में सूरज की तरफ चलेंगे, एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ाते हुए। तो बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा। हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास किए हैं। अच्छा लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं अच्छा लगी तो डिसलाइक मार करके जाइए। समझ में आ रही बात, जरूरी थोड़ी है कि सबको पढ़ाएंगे तो समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। जिसको नहीं आया उसको हम बोलेंगे कि फिर से क्या करिए, आप रिकैप करके देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बात है उसी बात को बता रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त जाते जाते फिर से वही बात बोलेंगे कि लंद फंद के चक्कर में कबो नहीं रहना है। समझ में आ रही है बात, लंद फंद के चक्कर में नहीं रहे और हमेशा जो है ना बेहतर की तलाश करें, ठीक है। उसके बाद अच्छा से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे और पड़ोसी को औकात दिखाते रहे। तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और इसी जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।